नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अनुपमा। इस घर में आए मुझे 10 दिन ही हुए थे, पर इस परिवार से मैं ऐसे मिल गया था जैसे जाने कब से मैं इन सबको जानता हूँ। मेरा दोस्त विनीत, उसके माता पिता, छोटी बहन सिमी, कांता बुआ, इन सबको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानने समझने लगा था। बस नहीं जान पाया था तो उसे, जो हर पल खामोशी की चादर लपेटे, चेहरे से हर भाव मिटा जाने क्यों नज़रें चुराती रहती थी। भले उसके होंठ सिले हुए थे, पर हाथ पैर मशीन की तरह हमेशा चलते रहते थे। सारा दिन घर के किसी न किसी काम में लगी रहती थी। विनीत के बड़े भाई की धर्म पत्नी थी वो, अनुपमा। ना जाने क्यों जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती, उसके बारे में और जानने की इच्छा होती थी। कुछ तो था उसमें जो मुझे ना चाहते हुए भी अपनी ओर खींचता था। इस गांव के स्कूल में मेरी पहली पोस्टिंग थी। यहाँ अपने रहने के लिए जगह तलाश रहा था। जब कोई अच्छी जगह मिली ही नहीं, तो विनीत ने अपने घर में आंगन के पीछे का 2 कमरा मुझे दिखाया, जो उसके इतने बड़े घर में ही ऐसे ही खाली पड़ा था। मुझे जगह पसंद आ गई और नई जगह में एक दोस्त के घर परिवार की तरह रहने से अच्छा भला क्या हो सकता है। यही सोच अपने सामान के साथ मैं रहने आ गया था। सोचा तो था कि अपनी रसोई खुद तैयार करूँगा, पर विनीत की माँ, जिसे मैं मासी कहता था, वो ज़िद पर अड़ गई। बोली, जहाँ इतने लोगों का खाना बनता है वहाँ एक और बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। उनकी जिद के आगे मैं ये सोचकर हार गया कि किराया ही बढ़ाकर दे दूँगा। वो रविवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी, सो सुबह सुबह बरामदे पर खाट डालकर आराम से पेपर लेकर बैठ गया। मेरे लिए रोज़ सुबह की चाय लेकर सिम्मी ही आती थी। मैं पेपर पर नज़रें गड़ाए बैठा था। वो धीरे से आई, पास रखा, स्टूल खींचा और उस पर चाय रखकर जाने लगी। सिम्मी की आदत थी आते ही गुड मॉर्निंग भैया कहने की। आज चुप क्यों? जब मैंने देखा तो वो अनुपमा थी। आज आप? गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? मैंने पूरे जोश से पूछा। सिमी अपने मामा जी के घर गई है, कहकर वो चली गई। बस इतना सा ही जवाब। मैं सोचता रहा। अब मैं वहाँ बैठा जरूर था, मेरे हाथ में पेपर भी था, पर मेरा पूरा ध्यान अनुपमा पर ही था। मुझे याद आया, एक दिन मैंने सिम्मी से पूछा था, ये कभी हंसती नहीं क्या? पहले हंसती थी, खुश भी रहती थी, पर जब से भैया गए वो चुप हो गई। तो मैंने भी इस बारे में ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा। वैसे अनुपमा खाना बहुत अच्छा बनाती है, मैंने बात बदलते हुए कहा। भाभी को नाम से क्यों बुलाते हो अमित भैया? वो बोली, उम्र में तो मुझसे भी छोटी ही लगती है, भाभी बुलाने का मन ही नहीं करता। मेरी बात सुनकर सिमी मुझे उसके बारे में बिना पूछे ही बताने लगी। माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। मामा मामी के घर रहती थी। सुना है मामी बहुत अत्याचार करती थी इन पर। उससे ही बचाने के लिए इनके मामा जी ने कम उम्र में ही शादी करा दी थी इनकी। इधर भैया की भी सब जल्दी शादी करा देना चाहते थे। सो बात पक्की होने के हफ्ते भर बाद ही दोनों की शादी हो गई। मैं सिम्मी से उसके भैया की शादी जल्दी क्यों कराना चाहते थे पूछना चाहता था, पर तभी बुआ ने सिम्मी को पुकारा और वो चली गई। मैंने देखा वो नहाकर आई थी, आंगन में तुलसी को जल देने, भीगे बालों को तौलियों से कस रखा था। बादामी साड़ी, फ्रील वाला नीला ब्लाउज, हाथ में लाल चूड़ी, मांग में सिंदूर, चेहरे पर लटकती एक गीली लट, पर चेहरे पर वही सूनापन और हमेशा की तरह सिले हुए होठ। पूजा खत्म कर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाल बनाकर निकली और रसोई घर में पहुंच गई। पहले नाश्ता बनाना, फिर दोपहर का खाना सबको खिलाकर अपने काम निपटाकर करीब 3 बजे वो बुआ के साथ बैठी कपड़े पर कोई कढ़ाई करने में व्यस्त हो गई। फिर शाम होते ही घर के कामों में लग गई। रात को जब वो अपने कमरे की ओर जा रही थी तो मैंने देखा 11 बज चुके थे। फिर सुबह 5 बजे जगकर कल यही रूटीन दोहराएगी, मैं सोच रहा था। दूसरे दिन जब मैं दोपहर के खाने के लिए घर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे सभी एक जगह बैठकर कोई मातम मना रहे थे, पर मुझे देखकर नकली मुस्कान सजा ली चेहरे पर। मैंने देखा अनुपमा नहीं थी वहाँ। आज बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो रसोई न बन पाई। कुछ रूखा सूखा दे देने से काम चला लोगे क्या? मासी बोली। जी कोई बात नहीं। मैं बोलने वाला था कि रसोई तैयार है, अनुपमा आकर बोली।
सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, पर वो आज भी वैसी ही थी, तटस्थ। मैं अकेला ही खाना खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी आज खाने के मूड में नहीं था। कोई बात है क्या बुआ, सब उदास लग रहे हैं? बुआ को अकेला देखकर मैंने पूछा। अरे ना, तो बस ऐसे ही, कहते हुए बुआ ने बात बदल दी। खाना खाते हुए एक नज़र मैंने अनुपमा पर डाली। उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रो चुकी है। कई दिनों तक अनुपमा का वो उदास चेहरा मेरे मन में घूमता रहा। एक दिन स्कूल के बाद जब लौटा तो देखा घर में सब एक सन्यासी को घेरे बैठे थे। मासी तरह तरह का पकवान उसे अपने हाथों से खिला रही थी। मैंने औपचारिकता बस प्रणाम किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रात को मैं सबके साथ ही खाना खाता था, पर आज बुआ मेरा खाना मेरे कमरे में ही पहुंचा गई। रात करीब 1 बजे मेरी नींद खुली। मेरे कमरे के पीछे से रोने की आवाज़ आ रही थी। जब वहां पहुंचा तो देखा मासी और अनुपमा साथ थी। ना जाने क्यों मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। अनुपमा रोती जा रही थी। कब तक ऐसे यहाँ बैठी रहोगी? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति लौट कर आया है और आज इस खुशी के दिन तुम रो रो कर मनहूसियत फैला रही हो। मासी बोली। माँ, आपसे विनती करती हूँ, आप जाइए यहाँ से। अगर संभव हो तो कोई और कमरा दे दीजिए मुझे, नहीं तो यहीं कुएं के चबूतरे पर पड़ी रहूंगी। मर जाऊंगी पर उस कमरे में नहीं जाऊंगी। तो मर यहीं। उस ठंडी रात में उसे वैसे ही रोती छोड़ मासी चली गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास पहुंचा। आप मेरे कमरे में चली जाइए, मैं विनीत के पास चला जाता हूँ। बाहर बहुत सर्दी है। मुझे देखकर वो अपना चेहरा छुपाने लगी ताकि मैं उसके आंसू न देख पाऊं। मैं इंतज़ार करता रहा पर वो वहाँ से नहीं उठी। कुछ देर बाद वो खामोशी को तोड़ती हुई बोली, मैं नहीं चाहती इस वक्त यहाँ कोई आपको मेरे साथ देख ले। हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए यहाँ से। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। पर उस रात ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं जानता था दूसरे दिन सब मेरे सामने ऐसे पेश आएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मेरे जाते ही जाने क्या होगा इस घर में। दूसरे दिन स्कूल में मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार उसका वो रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता। मैं सोच रहा था आज आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। तभी सिमी भागती हुई आई और बोली, भैया, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं उसके साथ बाहर निकल आया तो वो बोली, भाभी, भाभी घर छोड़कर जा रही हैं। घर वाले रोक रहे हैं पर वो आज किसी की मान ही नहीं रही। विनीत भैया भी घर पर नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। आप चलकर उनको समझाओ ना। मैं, देर मत करो, जल्दी चलो, ये कहकर सिमी भागने लगी। पर ये तो बता दो वो जा कहाँ रही है? उस 2 बच्चों के बाप के पास। कहती है अब उसी के साथ रहूंगी। तू रुक यहाँ, पहले पूरी बात बता। आप बड़े भैया से मिले ना? उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कराई गई थी। वो बचपन से ही घर छोड़ जाने की बात करते थे। तब कोई उन पर विश्वास नहीं करता था, पर जैसे जैसे बड़े होते गए वो साधु सन्यासियों के साथ अपना वक्त बिताने लगे। एक बार एक साधु का ऐसा संग किया कि 5 दिन तक घर ही ना लौटे। उन्हें घर से बांधे रखने का सबको एक ही रास्ता नजर आया। जब वो वापस आए तो घर से दूर ले जाकर जबरदस्ती उनकी शादी करा दी गई। सबको विश्वास था वो बदल जाएंगे, पर 3 महीने बीत गए, उन्होंने एक बार भी भाभी से बात नहीं की। और एक दिन जब घर से बाहर गए तो फिर लौटे ही नहीं। बहुत खोजबीन के बाद भी उनका कुछ पता ना चला। साल भर बाद किसी से सुनने में आया था कि वो साधु बन गए हैं। लोगों के अनगिनत तानों से भाभी रोज गुजरती रही। समाज में सब यही कहने लगे थे कि ज़रूर इसी में कोई कमी होगा, नहीं तो नई शादी के बाद कोई ऐसे अपनी ब्याहता को छोड़कर भाग जाता है क्या। इन सब से गुजरती हुई वो धीरे धीरे पत्थर बनती गई और ऐसे ही जीना सीख गई थी। पर गड़बड़ तब हो गई जब हम अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। उस दिन सब शादी की मस्ती में डूबे थे। तभी आवाज़ आई, एक बच्ची सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। जब हम भागते हुए वहां पहुंचे तो पता चला सबसे पहले उसे गिरते भाभी ने ही देखा था और वो बच्ची को उठाकर उसके पिता के साथ अस्पताल चली गई थी। उस बच्ची की एक जुड़वा बहन भी थी
जो अपनी बहन को गिरता देख और अपने पिता से दूर होने के कारण बस रोती जा रही थी। अस्पताल में दाखिल कराने के बाद जब वो लौट रही थी तो उसके पिता ने भर्राए गले से कहा था, मैं यहाँ इसे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी दूसरी बेटी मुझे ना पाकर बहुत रो रही होगी। बिन माँ की बच्ची है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक अगर आप उसका ख्याल, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ उसका पूरा ख्याल रखूंगी। आप बस इसका ख्याल रखिए, कहकर वो लौट आई थी। इसके बाद वो भूल गई थी कि वो शादी वाले घर में आई है। उनका एक ही काम था, बस उस बच्ची का ख्याल रखना। शादी बीत चुकी थी, हमें छोड़कर सारे अतिथि जा चुके थे। इन 10 दिनों में मैंने भाभी को जितना खुश और हंसते हुए देखा था उतना पहले कभी नहीं देखा। कुछ ही महीनों पहले उस बच्ची ने अपनी माँ को खोया था। ऐसा लग रहा था अब वो भाभी के भीतर ही अपनी मरी माँ को तलाशने लगी थी। एक पल भी वो उसकी आंखों से ओझल होती तो वो परेशान हो उठती थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपना हर दर्द भूल बहुत खुश थे। 10 दिन बाद जब उसके पापा उसकी बहन के साथ लौटे और उसे घर ले जाना चाहा तो वो जिद पर अड़ गई, मैं इन्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मान रही थी तो उसके पिता गुस्से से खींचकर उसे अपने साथ ले गए। पर घर जाने के बाद वो हंसना ही भूल गई, बस रोती रहती थी। पिता के गुस्से के डर से खिलाने से कुछ खा जरूर लेती थी पर पूरा दिन ऐसे ही गुमसुम एक जगह ही बैठकर गुजार देती थी। एक पिता से अपनी बेटी की ये हालत नहीं देखी गई। वो जानते थे भैया भाभी को छोड़ गए हैं, इसलिए शायद वो भाभी से शादी का प्रस्ताव लेकर हमारे घर आए थे। सबने उनका बहुत अपमान किया, ये कहकर कि मेरे बेटे के जीवित रहते आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आकर ऐसी बात कहने की। वो वापस लौटकर जा रहे थे तभी कभी किसी के आगे सिर ना उठाने वाली भाभी सबके सामने आकर बोली, मैं इनसे विवाह के लिए तैयार हूँ। सब ऐसे चौंक गए जैसे अभी अभी यहाँ कोई बम फटा हो। माँ और बुआ भाभी को खींचकर ले गई और कमरे में बंद कर दिया। वो भी उदास वहाँ से ये कहकर लौट गए कि मैं अनुपमा का इंतज़ार करूँगा। अगर कभी आपके विचार बदले तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। घर में भाभी को प्यार से, गुस्से से, जिसे जैसा लगा सब अपने अपने तरीके से समझा रहे थे। भाभी का कोई वश नहीं चला और एक बार फिर से उसने इसी तरह जीना स्वीकार कर लिया। पर जब भैया लौट आए हैं और माँ उन्हें उनके कमरे में भेजने पर तुली है तो आज उन्होंने भी रौद्र रूप अपना लिया है। तुम क्या चाहती हो? मैंने सिमी से पूछा। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ भैया। तो रो क्यों रही हो अपने भीतर की उस औरत को जो जानती है सही क्या है गलत क्या है। सिमी कुछ देर सोचती रही, फिर मुझे छोड़ वो तेजी से घर की ओर बढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। अनुपमा आज सिर उठाए आंगन में खड़ी थी और सब दरवाज़ा रोके उसे खूब खरी खोटी सुना रहे थे। आज पहली बार उसने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा था, शायद इस विश्वास से कि मैं उसकी मदद करूँगा। पर मेरी मदद की ज़रूरत ही ना पड़ी। चलो भाभी, आप मेरे साथ चलो। आज इस घर में वही होगा जो आप चाहती हैं। सिमी उसका हाथ पकड़कर बोली। सिमी तुम भीतर जाओ, ये बड़ों की बातें हैं। कौन से बड़े पापा और कैसे बड़े? बड़ों का काम होता है छोटों का ख्याल रखना, ना कि उन्हें अपना गुलाम बनाए रखना। ये औरत है तो क्या इसे अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं? ये कायर भैया जो उस दिन आपके डर से आपका विरोध भी नहीं कर पाए और शादी कर ली, संसार के रिश्ते नहीं निभा पाए और भाग गए। जब भाग ही गए थे तो उसी में सफल होते ना जिसके लिए गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सिमी? मत भूलो अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रही हो तुम। मासी ने गुस्से से कहा। उस भाई का सोचूं माँ, जो नाता रिश्ता कुछ मानता ही नहीं, सबको छोड़ चला गया और ये पराई होकर भी हमारी बनी रही। तुम भी बहू को कहाँ अपनी बेटी बना पाई माँ? औरत होकर भी औरत को एक शरीर ही माना ना। जिनके लिए उनके मन में कोई प्रेम ही नहीं है वो उनके साथ उनके कमरे में क्यों रहे? बोलो, क्या औरत का कोई मन नहीं, कोई वजूद नहीं? अरे निस्वार्थ वो सुबह से रात तक सबकी सेवा करती है। क्या आप सबको दया नहीं आती इनका ये उदास चेहरा देखकर? इसकी जगह मैं होती तो आप सब मुझे भी ऐसे ही आजीवन गुलाम बनाकर रखते। सब खामोश खड़े थे। सिमी उसका हाथ पकड़े उसे ले जा रही थी।
इस बार किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मैं उन दोनों को अपनी भीगी पलकों से देखता रहा जब तक वो मेरी आंखों से ओझल ना हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।